नमस्कार जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। देखिए, आज हम बात करेंगे वर्गास के ऊपर। वर्ग में हमारे कोर्स के अंदर नवमांशा के अलावा एक दशमांशा चार्ट भी है, तो उसको आज हम दशमांशा चार्ट को पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो वर्ग चार्ट है, वो वर्ग चार्ट हमारी जो वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, वो सिर्फ एक यूनिक, उसकी जो यूनिकनेस है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, वो यूनिकनेस यही वर्गा चार्ट्स हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स सिखाती है और हम बहुत एक्यूरेसी के साथ में चीजों को समझ पाते हैं। ये ये बात जो है वर्गास चार्ट में से हमें स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है कि ग्रहों का बलाबल कैसा है या भावों का बलाबल किस तरह का है। और ये हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के शुरू में समझाया जाता है कि जो ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई ग्रह एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रांग है आपका अपने राशि चार्ट के अंदर और वर्गों के चार्ट के अंदर, तो वो ग्रह अच्छे फल देने में कैपेबल है। और अगर कोई ग्रह वर्ग चार्ट में जाके, राशि चार्ट में तो उच्च का है, लेकिन वर्गों में जाके वो कई वर्ग की कुंडलियों के अंदर वो अगर वीक पड़ जाता है, जैसे वो डेबिलिटेटेड या नीच का हो जाता है, तो उसकी पावर पूरी खत्म हो जाती है। और जिस राशि में वो बैठा होता है, जिस भाव में वो बैठा होता है, और जिन भावों का वो स्वामी होता है वर्क चार्ट में, उन सभी भावों के वो खराब परिणाम देने लगता है। तो इसलिए वर्गा चार्ट्स को देखने की आवश्यकता हमें पड़ती है, ये देखने को कि ग्रह एक्चुअल में कितना पावरफुल है, कितने उसके अंदर स्ट्रेंथ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पंचम भाव का स्वामी जो कि एजुकेशन को आपकी बताता है, अगर वो D1 चार्ट में या राशि चार्ट के अंदर जिस भाव में और जिस राशि में बैठा है, उसी राशि के अंदर वो डिफरेंट वर्ग कुंडलियों के अंदर भी रिपीट कर रहा हो अपनी ही राशि के अंदर, या अपनी उच्च की राशि के अंदर, या अपनी मित्र की राशि के अंदर, नमस्कार, अपनी मित्र की राशि के अंदर, तो वो क्या होगा कि वो व्यक्ति को एजुकेशनल फील्ड के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स दिलाता है। यानी आप राशि चार्ट से आप नहीं समझ पाएंगे कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट दिलाएगा, लेकिन अगर वो अपनी उच्च की राशि में, अपनी स्वराशि में, अपनी मित्र की राशि में डिफरेंट वर्ग चार्ट के अंदर वो रिपीट कर रहा होगा, तो वह एजुकेशनल फील्ड में उस व्यक्ति को काफी हाई एजुकेशन की तरफ को ले जाता है। और उस आदमी का एक डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट होता है एजुकेशन को लेकर, और संतान से उसको सुख का अनुभव होता है। ये जो हमारे जो वर्गा चार्ट हैं, वैसे तो षोडश वर्ग के बारे में ऋषि पारशा ने बताया है, लेकिन जिन वर्गों को ऋषि पारशा ने सबसे ज्यादा यूज किया है, उनमें सबसे पहले है षड वर्गा। तो षड वर्गा में पहला चार्ट है राशि का, दूसरा चार्ट है होरा का, तीसरा चार्ट है द्रेशकांड का, और चौथा चार्ट है नवमांशा का, पांचवा चार्ट है द्वादशांशा का, जिसे हम माता पिता के लिए देखते हैं, और छठा चार्ट है त्रिमशांशा का। सप्त वर्गा जो कुंडलियां हैं या सेवन डिविजनल जो चार्ट्स हैं, उनके अंदर एक चार्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, वो है सप्तांशा, जो संतान के लिए देखा जाता है। यानी पहला चार्ट है राशि का D1, दूसरा चार्ट है होरा वेल्थ का D2, तीसरा चार्ट है सिबलिंग्स का दरेशकांड D3, चौथा चार्ट है नवमांशा D9, पांचवा चार्ट है द्वादशांशा D12, छठा चार्ट है त्रिमशांशा D30, और सातवां चार्ट है सप्तांशा D7। इसके बाद जो दशमांशा जो फोल्ड, जिसे 10 वर्गा जो बोलते हैं, उस 10 वर्गा के अंदर तीन चार्ट और इंक्लूड किए गए हैं। एक है दशमांशा यानी D10, और दूसरा है षोडशांशा यानी D16, और तीसरा है षष्ठीयांशा या D60। तो यानी कि कौन कौन से चार्ट हो गए? पहला हो गया राशि का चार्ट D1, दूसरा हो गया होरा वेल्थ का चार्ट D2, तीसरा हो गया द्रेशकांड D3 जो कि सिबलिंग्स के लिए है,
चौथा हो गया नवांशा D9, पांचवा हो गया द्वादशांशा माता पिता के लिए D12, छठा हो गया त्रिंशांशा यानी अरिष्टों के लिए D30, सातवां हो गया सप्तांशा D7 संतान के लिए, आठवां हो गया दशमांशा नौकरी के लिए D10, उसके बाद नवा चार्ट हो गया षोडशांशा यानी D16 जो व्हीकल्स या मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं, और इसके बाद सभी भावों की स्ट्रेंथ और हमारी कार्मिक रिकॉर्ड को देखने के लिए षष्ठांशा या D60 का चार्ट होता है। अब हमें एक बात और हमें ऋषियों ने बताई है, वो बात यह है कि अगर 10 वर्ग कुंडलियों के अंतर्गत अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि या स्वराशि के अंदर 2 बार रिपीट करता है तो उस ग्रह को बोला जाता है, किन राशियों में रिपीट करेगा, स्वराशि में अथवा उच्च की राशि में। अपनी स्वराशि में अथवा उच्च की राशि में अगर 2 बार रिपीट करेगा तो उस ग्रह को बोला जाएगा परिजात। परिजात उस ग्रह को बोलते हैं जो अपनी उच्च की राशि अथवा स्वराशि के अंदर 2 डिविजनल चार्ट में रिपीट करता है, राशि और एक डिविजनल चार्ट के अंदर रिपीट करेगा। अगर राशि चार्ट के अलावा 2 डिविजनल चार्ट में अगर कोई ग्रह अगर रिपीट कर रहा है 3 बार तो उसको बोलते हैं उत्तम। और किस में रिपीट करना चाहिए, स्वराशि में यानी कि ओन हाउस में, और उच्च की राशि में, तब उसको बोलेंगे उत्तम। उसके बाद अगर वो रिपीट करता है 4 बार, जैसे D1 में और 3 डिविजनल चार्ट के अंदर अगर वो रिपीट करेगा तो उसको बोला जाएगा गोपुर। गोपुर ऐसा ग्रह है जो अपनी स्वराशि में या उच्च की राशि में राशि चार्ट के अलावा 3 डिविजनल चार्ट्स में यानी कि 4 डिविजनल चार्ट्स के अंदर वो रिपीट कर रहा है। राशि चार्ट को डिविजनल चार्ट में इंक्लूड किया गया है, यानी राशि चार्ट का मतलब D1 चार्ट को 10 वर्गा डिविजनल चार्ट्स में रिपीट किया गया है। तो यहाँ 10 वर्गा की बात हो रही है। इन 10 वर्गा में अगर वो 4 बार रिपीट करता है तो उसे बोलते हैं गोपुर। अगर वो 5 बार रिपीट करेगा तो उसे बोला जाएगा सिंहासन। सिंहासन 5 बार रिपीट करेगा अगर वो 10 वर्ग के अंदर, और 6 बार अगर वो रिपीट करेगा तो उसको बोला जाता है पर्वत। उसके बाद अगर वो 7 बार रिपीट करता है तो उसको बोला जाता है देवलोक, देवलोकम। देवलोकम ऐसा ग्रह है जो अपनी स्वराशि में अथवा उच्च की राशि में 10 वर्गा के अंदर 7 बार रिपीट करता है। अगर 8 बार कोई प्लैनेट अगर रिपीट करता है 10 वर्गा के अंदर तो उसको बोला जाता है ब्रह्मलोका। और अगर कोई 9 बार रिपीट करता है 10 वर्गा के अंदर तो उसको बोला जाता है ऐरावत। और अगर वो 9 बार के बाद अगर वो 10 बार रिपीट करता है 10 वर्गा में स्वराशि में या उच्च की राशि में तो उसे बोला जाता है श्रीधाम। अब आपको ये समझने की जरूरत है जैसे कि उत्तम अगर पंचम का स्वामी अगर उत्तम स्थिति में है, उत्तम में मैंने आपको बताया कि ऐसा जो ग्रह होता है वो डिविजनल चार्ट के अंदर 2 बार वो रिपीट करता है 3 बार। जो पारिजात होता है वो 2 बार, उत्तम होता है 3 बार। 3 बार रिपीट करता है तो उत्तम है। तो पांचवें का स्वामी अगर 3 बार रिपीट करेगा तो व्यक्ति को एजुकेशनल फील्ड में बहुत ऊपर के लेवल पे उठाता है और संतान को लेकर अत्यंत हैप्पीनेस का आभास होता है। मैंने आपको बताया कि अगर फिफ्थ के लॉर्ड को ही अगर गोपुर हो, गोपुर का मतलब है कि वो 4 बार रिपीट कर रहा है डिविजनल चार्ट के अंदर, तो 4 बार रिपीट करने में उसको गोपुर बोला जाता है। तो ऐसा ग्रह अगर गोपुर होता है तो व्यक्ति बहुत लर्नेड व्यक्ति निकलता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, उसको यश कीर्ति मान बहुत मिलता है, फेम एंड अकम्पलिशमेंट उसके अंदर भरा हुआ होता है और लोग उसको एक विद्वान की श्रेणी में मानते हैं। ऐसा ग्रह जो कि 4 बार रिपीट हो रहा है 10 वर्ग के अंदर उसे गोपुर बोलते हैं। अगर कोई ग्रह सिंहासन हो यानी कि वो 5 बार रिपीट हो रहा है, सिंहासन कौन सा ग्रह है,
पर्वत होता है 6 बार रिपीट करता है, और सिंहासन 5 बार 10 वर्गा के अंदर रिपीट करता है। तो अगर कोई ग्रह अगर सिंहासन होता है तो वो राजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में उसे पद की प्राप्ति होती है, और वो अत्यंत विद्वान होता है। तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो डिविजनल चार्ट्स हैं, उन डिविजनल चार्ट्स में रिपीटिशन जो है स्वराशि में होना या उच्च की राशि में होना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई प्लैनेट अगर उच्च का है राशि चार्ट के अंदर, किंतु वो नीच का हो जाता है षडवर्ग के अंदर, जो 6 वर्ग का चार्ट हैं उनमें अगर वो नीच का है तो वो अफलित हो जाता है और अपने नेगेटिव प्रभावों को देने लगता है। और अगर कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट है राशि चार्ट के अंदर, नीच का प्लैनेट है, किंतु अपनी ही राशि में बैठा हो या अपने मित्र की राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो डिविजनल चार्ट्स के अंदर, और कई कई डिविजनल चार्ट्स में बैठा हो, तो व्यक्ति को बहुत इंप्रूव्ड पोजीशन पे लेकर आता है। देखिए, जो वर्गोत्तम है वो डिविजनल चार्ट के अंदर प्लैनेट अगर राशि चार्ट में जिस राशि में होता है, उसी राशि में अगर वो किसी भी डिविजनल चार्ट में अगर वो प्लैनेट बैठा होता है, तो ऐसे प्लैनेट को मैंने आपको कल की क्लास में लास्ट क्लास में ही बताया था, उसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। और वर्गोत्तम जो प्लैनेट है वो व्यक्ति को रिचेस भी देता है, धन भी देता है, और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि देता है। यहाँ तक कि एक डेबिलिटेटेड नीच का भी वर्गोत्तम अगर ग्रह होता है और वो कुछ डिविजनल चार्ट्स के अंदर अगर नीच का वर्गोत्तम होता है, तो ऐसा ग्रह भी हार्डशिप के बाद भी व्यक्ति को ऊपर ले जाने में सक्षम होता है। तो ये जो है डिविजनल चार्ट्स को लेकर कुछ नियम है। तो बेसिकली जो डिविजनल चार्ट्स हमारे हैं वो स्ट्रेंथ को बताते हैं ग्रहों की, और जब आप स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं ग्रहों की, तो आपको ये समझना आसान हो जाता है कि वह ग्रह 10 वर्गा के अंदर बहुत स्ट्रांग है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। अब जैसे हम D10 चार्ट से हम एक व्यक्ति के रोजगार की स्थितियों को, हम उसके प्रोफेशन एंड करियर को देखते हैं, तो इसमें प्रत्येक भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है D10 का। यानी कि जैसे प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति के करियर के प्रति उसका क्या रुझान होगा। प्रथम भाव ये बताता है कि उसके करियर की स्टेबिलिटी कितनी होगी। अगर प्रथम भाव अगर सुदृढ़ है D10 चार्ट के अंदर, दशमांशा के अंदर, तो हम ये बात समझते हैं कि इस आदमी का जो प्रोफेशन है या करियर रहा है, वो करियर हमेशा इसका सुदृढ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, और ऐसा आदमी अपने करियर में अच्छी प्राप्तियां कर पाएगा। उसका दूसरा हम देखते हैं प्रथम भाव से ही कि एक व्यक्ति का करियर के प्रति रुझान क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, कितनी वो मेहनत करने में सक्षम है, कितना वो करियर में कितनी स्टेबिलिटी के साथ में काम कर रहा है, कितना उस व्यक्ति को जो है अपना काम पसंद आ रहा है और उसमें वो मेहनत जी जोड़ मेहनत कर रहा है। अगर D10 का अगर प्रथम भाव अगर कमजोर है, तो आप यूं समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति का अपने करियर के प्रति कोई भी कमिटमेंट नहीं है और कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना ही उसको करियर को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट आएगा। और अगर ये स्ट्रांग है तो ऐसा आदमी जो है अपने करियर के प्रति 100% हमेशा देगा और वो करियर को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा। अब जो D10 का जो सेकेंड हाउस होता है, उस सेकेंड हाउस से हमें पता चलता है, वहां पे अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वेल्थ एंड रिसोर्सेस कमिंग फ्रॉम दी जॉब हमें यहाँ से पता चलता है। जो D10 का दूसरा भाव है वो बताता है कि करियर में किस तरह का उसको किस तरह की इनकम होगी, कितनी स्ट्रांग इनकम होगी, और कितना अच्छा वो कर पाएगा अपने करियर के अंदर धन को लेकर, धनार्जन को लेकर। अब यहीं पे अगर पापी ग्रह बैठे हो D10 में द्वितीय भाव के अंदर, तो आप यूं समझ जाइएगा कि उसके रिसोर्सेस पुअर होंगे, दूसरा उसकी इनकम हमेशा
काफी टूट टूट कर आएगी, यानी उसको इनकम के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे कि D1 चार्ट को आप देखते हैं, प्रथम भाव जैसे आपके सेल्फ को बताता है और द्वितीय भाव वेल्थ को बताता है, उसी प्रकार से D10 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वो आपके करियर में वेल्थ की पोजीशन को बताता है। वहां पे अगर शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो ये बताते दिखाते हैं एक व्यक्ति को जो धनार्जन है वो अच्छा हो रहा है अपने करियर से, और वो अच्छा काम कर रहा है और उसको धन की प्राप्ति हो रही है। और अगर पापी ग्रह अगर उसी D10 के द्वितीय भाव में बैठे हो तो वो ये दिखाते हैं कि उस आदमी का कितना भी इंक्लिनेशन अगर हो, लेकिन कोई ना कोई लेट बैक एटीट्यूड को लेकर वो इनिशिएटिव नहीं दिखा पाता धन को लेकर। जैसे अगर उसको जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो वो अपने बॉसेस के पास जाकर ये नहीं कह रहा है कि मुझे सैलरी मेरी काबिलियत के अनुसार आप नहीं दे रहे हैं, या फिर वो दूसरा जॉब या दूसरा काम नहीं देख रहा है जिस काम में उसको अच्छे धन की प्राप्ति हो सके। जो दशमांसा का जो तीसरा भाव होता है, वो तीसरा भाव जो कि मशक्कत, मेहनत और पुरुषार्थ का है और कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग का है। तीसरे हाउस के स्ट्रांग होने से ऐसा आदमी एक अच्छा सेल्स और मार्केटिंग का व्यक्ति बनता है, या परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो अच्छा होता है और बड़ा अपने काम के प्रति जुझारू और काफी हार्ड वर्किंग होता है। ये कोई भी जो अपॉर्चुनिटीज अवसर उसको मिलते हैं अपने जीवन के अंदर अपने को उठाने के, उन अवसरों के ऊपर वो काम करता है और लगातार काम करके वो उन अवसरों को प्राप्त करके अपने काम को अच्छा बनाता है। यहाँ पे जो पापी ग्रह होते हैं दशमांसा के तीसरे भाव में, वो व्यक्ति को अत्यंत मेहनती बनाते हैं। और अगर यहाँ बेनिफिक प्लैनेट अगर बैठे होते हैं, शुभ ग्रह बैठे होते हैं दशमांसा के तृतीय भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, उसको बिना एफर्ट्स के धन की प्राप्ति और अपने काम में नेम और फेम मिलने का योग बनता है। लेकिन मेलेफिक प्लैनेट्स अगर बैठते हैं तो थर्ड हाउस को खराब नहीं बनाते, वो दशमांसा के तीसरे भाव में मेलेफिक्स आदमी को बड़ा हार्ड वर्किंग बनाते हैं, और उसका जो नाम अपने काम में होता है वो एक हार्ड वर्कर के रूप में होता है, यानी कि एक हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस गाय के रूप में उसका अच्छा नाम होता है। अब आप जानते हैं कि D1 का जो चौथा भाव होता है, राशि का जो चौथा भाव है, वो आपके घर का भाव है। उसी प्रकार से जो D10 का जो लगन है, उस लगन से चौथा भाव यानी D10 दशमांसा चार्ट का जो चौथा भाव है वो वर्क की एम्बियंस को बताएगा कि आपके काम करने में आपको कितनी सुख सुविधाएं कंपनी के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, या अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो आपको किस प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं। और चौथा भाव अगर D10 का अगर बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ में होगा तो वो लाइफ एंड वर्क के अंदर एक बैलेंसिंग को दिखाता है। वो दिखाता है कि उसका लाइफ और उसकी जो काम करने में दोनों में एक बैलेंस पैदा होगा, यानी वो उतनी ही अच्छी उसको वर्क एरिया में एम्बियंस भी मिलेगी, यानी कि उसको सुख सुविधाएं और सहूलियतें मिलेंगी। दूसरा, हम चौथे भाव से ये भी देखते हैं कि वो जो काम करेगा उसमें सरकार के द्वारा, अथवा जो वो जॉब कर रहा है, जो वो प्रोफेशन कर रहा है, उसमें उसको गाड़ी की सुविधा, मकान की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये D10 का चौथा भाव आपको बताता है। D10 का जो फिफ्थ हाउस होता है, वो गुरु जी फिफ्थ प्रणाम। हाउस, बहुत आशीर्वाद D10 का जो फिफ्थ हाउस होता है वो व्यक्ति के IQ और मैनेजमेंट का हाउस होता है, और वो ये दिखाता है कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस में वो कैसे जाएगा, यानी वो दिखाता है कि प्रोफेशन में वो कितना दिमागी काम करेगा, कितना वाइट कॉलर काम करेगा, कितना इंटेलिजेंट और स्मार्ट वर्क करेगा, जिसकी वजह से उसका काम जो है सुचारू रूप से चल पाएगा। फिफ्थ हाउस ही पावरफुल होने पे दशमांसा का
ये तो बताता ही है कि उसकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस कितनी होगी, तो साथ में ये भी बताता है कि उसको कितनी कंसल्टिंग का काम मिलेगा, यानी कितनी उसकी बातों को, उसके दिमाग को जो है माना जाएगा, और वो जो बोलेगा उसकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो या रेगुलर थिंकिंग हो, उन दोनों ही बातों को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। लोग उसकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस है D10 का, वो व्यक्ति के दिमाग से आने वाला स्किल सेट है, यानी कि वो कितना दिमाग लगा के नए आइडियाज के साथ में काम को करने में इच्छुक है और कर सकता है, उसकी काबिलियत को दिखाता है। जो D10 का जो छठा हाउस है, वो ये बताता है कि कितना कंपटीशन और राइवल्स उसको अपने काम में मिलेंगे। वर्क एरिया में उसको कितने कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, कितने उसको राइवल्स मिलेंगे। इस तरह से अगर छठा हाउस अगर स्ट्रांग होता है, तो उसको नया जॉब प्राप्त करने में भी आसानी होती है। इसी प्रकार से छठा ये भाव के मेलेफिक्स के बैठने से उसको अवसर तो मिलते हैं, लेकिन उसे झगड़े फसाद की स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। यही एक कारण है कि आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, फायर ऑफिसर्स और इसी प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इस तरह के जो जॉब्स हैं ईडी वगैरह के, उनका छठा हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए उनको गुंडों से, बदमाशों से, अनलॉफुल काम करने वालों से, उन सब से उनकी राइवलरी होती है। तो छठा हाउस ये बताएगा कि छठे हाउस के अच्छे होने से, यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स के बैठने से या स्वराशिस प्लैनेट के बैठने से, वो ये दिखाता है कि दशमांसा के अंदर इस व्यक्ति को अपने राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स से कितना जो है, कितना वो उनके ऊपर हावी हो पाएगा, कितना वो उनको परास्त कर पाएगा और अपने जॉब को अच्छा चला पाएगा। आज के डेट में मार्केट में बड़ा कॉम्पिटिटिवनेस है, वो चाहे व्यापार हो, उसमें भी कंपटीशन है, और चाहे वो रोजगार हो, उसमें भी बड़ी कॉम्पिटिटिव स्थिति है। अगर छठा हाउस सुदृढ़ होता है, स्ट्रांग होता है, तो ऐसा व्यक्ति छठे हाउस के स्ट्रांग होने से अपने राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स को परास्त करता रहता है। अब जो सातवां हाउस है D10 के चार्ट का, वो बिजनेस पार्टनर्स को दिखाता है और व्यक्ति की पद प्राप्ति को भी दिखाता है। पद प्राप्ति को क्यों दिखाता है? क्योंकि इसे दसम पात कहते हैं। ये D10 के दसम भाव से दसम पढ़ने की वजह से इसको दसम पात भी बोलते हैं। दसम पात बोलने की वजह से ये एक व्यक्ति की पद प्राप्ति की स्थितियों को दिखाता है। अगर उसने असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया है, तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंट बन पाएगा? क्या वो सीईओ बन पाएगा? क्या वो एपेक्स लेवल्स पे जा पाएगा? अगर उसने आईएएस वगैरह में ज्वाइन किया है एसडीएम के रूप में, तो क्या वो डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी वगैरह बन पाएगा? यूनियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? ये बात सप्तम भाव से के स्ट्रांग होने से पता चलती है। दूसरा जो दशमांशा का जो सप्तम भाव होता है, वो पब्लिक आपको किस प्रकार से देख रही है और पब्लिक कितना आपको इज्जत दे रही है, यह भी बताता है। इसी प्रकार से जैसे कि फोर्थ हाउस जो होता है दशमांशा का, वो फोर्थ हाउस आपकी इज्जत को बताता है, ताजपोशी को बताता है, इज्जत को बताता है। पब्लिक जो है फोर्थ हाउस से ही के शुभ ग्रहों के बैठने से पता चलता है कि आपकी राज समाज के अंदर कितनी छवि बनी है, वो छवि कितनी अच्छी छवि है। लोग आपको एक ईमानदार व्यापारी या ईमानदार गवर्नमेंट सर्वेंट मानते हैं या नहीं मानते। अब सेवंथ के बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो है इस तरह का हाउस है जिसमें एट्थ हाउस के स्ट्रांग हो जाने से वो ये बताता है कि कितने षड्यंत्र व्यक्ति को अपने कैरियर में मिलेंगे। इसी प्रकार से कितनी बाधाएं उसको पार करनी होगी अपने कैरियर में, और कितना उसको मेंटल एंग्विश या एग्नी, मेंटल एंग्विश उसको मिलेगा। यानी कि कैरियर में अपने रोजगार के अंदर उसके छिपे हुए शत्रु उस पर कितना हमला करेंगे, कितना उसकी पोजीशन को खराब करेंगे, कितना वो जो है अपने कैरियर को बचाने के लिए
उसे अपने राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स से कितना जूझना पड़ेगा। एट्थ हाउस कॉन्स्पिरेसीज का हाउस है। वो ये बताता है कि आपका रोजगार के अंदर या प्रोफेशन के अंदर कितनी कॉन्स्पिरेसी आपके प्रति लोग करेंगे और कितना आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई व्यापार में है तो व्यापार के अंदर जो आपके जितने भी राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कितना आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और कितना आपको हराने की कोशिश करेंगे। जैसे कहने का मतलब है, किसी का एक स्टोर है तो कोई बड़ा जो है व्यापारी अपना एक स्टोर उसके बगल के दुकान को खरीद ले, स्टोर बना दे। एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल हो गया। उसके आधे ग्राहक जो है वहां चले जाएंगे। तो ये जो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये अष्टम भाव दशमांसा का बताता है। यहाँ पे मेलिफिसेंस होने से, यानी पापी ग्रहों के होने से, प्रभाव होने से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को किस तरीके से पापी ग्रह दुखी करते रहेंगे। जो नाइन्थ हाउस होता है वो करियर के में आपको जो मिलने वाली गाइडेंस है और जो गाइड्स आपको मिलते हैं, यानी आपके करियर को अच्छा करने में। कई बार आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को सीनियर्स जो हैं बहुत पसंद करते हैं, उनको अच्छा गाइड करते हैं, उनको करियर में ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जो नाइन्थ हाउस है वो आपके करियर के अंदर चेन ऑफ कमांड का भी है। यानी आपके जो ऑफिसर्स जो जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो दशमांसा के नवम भाव से पता चलते हैं। तो ये पता चलता है कि आपको किस तरह के अफसरों से जूझना पड़ेगा। या आप अगर कोई व्यापारी हैं और किसी जगह से माल उठाते हैं, वहां पे आपको डील करने वाले लोग कितने खराब हुए या कितने अच्छे हैं और कितना आपको सहूलियतें पैदा कर रहे हैं, ये आपका दशमांसा का नवम भाव बताता है। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, तो और इसका स्वामी अगर शुभ ग्रहों के साथ होता है तो इसका मतलब आपको सहूलियतें पैदा करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी और आप बहुत आसानी से अपना काम कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो जो चेन ऑफ कमांड आपकी होती है वो काफी आपको प्रताड़ित करती है, डांटती है, डपटती है और आपको ज्यादा काम देती है और कम प्रशंसा देती है। टेंथ हाउस जो दशमांसा का टेंथ हाउस होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हाउस है क्योंकि इससे कैरियर में आपकी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी का पता चलता है। दशमांसा जो D10 चार्ट है उसका जो टेंथ हाउस है वहां पे बैठे हुए ग्रह और उसका स्वामी अगर सुदृढ़ है। सुदृढ़ कब होता है? जब वो एग्जॉल्टेड हो, जब वो स्वराशिस्थ हो, जब वो मित्र की राशि में हो, जब वो शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों से द्रष्ट हो। अगर ऐसी स्थिति अगर होगी दशमांसा के दसम भाव की, तो ऐसे में जो व्यक्ति है उसे अच्छी पावर मिलती है, उसकी पोजीशन और स्टेटस अपने जॉब में, काम में अच्छा होता है, उसको अथॉरिटी मिलती है और उसको एक सोशल स्टेटस जॉब में या काम में या व्यापार में दिखाई पड़ता है। अब जो 11th हाउस है जो आपके दशमांसा का, ये 11th हाउस आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, गेन का है, आपकी प्राप्ति का है कि आप कितना कमा पाते हैं उस जॉब के अंदर और कितना जल्दी जल्दी आप कामों को सीख पाते हैं, क्योंकि ये स्किल सेट्स का भी भाव है और ये आपके एम्बिशन फुलफिलमेंट का भी भाव है कि आपका जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है अपने जॉब के अंदर, वो महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही, उसमें रुकावटें आ रही हैं या रुकावटें नहीं आ रही। इसी प्रकार से आपके प्रोफेशनल सर्कल को भी वो दिखाता है। तो वो दिखाता है, साथ में आपकी मंथली इनकम को भी दिखाता है और आपके प्रमोशंस को भी दिखाता है। वो प्रमोशन आपके व्यापार में भी हो सकता है और आपके रोजगार में भी दिखाई देता है। उसके बाद जो 12th हाउस है वो लॉसेस को दिखाता है करियर में और छिपे हुए एनिमीज को दिखाता है या करियर में पड़ने वाले बड़े व्यवधानों को दिखाता है। तो जो 12th हाउस होता है D10 का, वो ये दिखाता है या अगर ये भाव अच्छा होता है तो व्यक्ति को विदेश में जाकर कमाने का योग बनता है या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा वो कमाता है।
अन्यथा ये जो है हिडन एनिमीज को दिखाता है, आदमी के जो है जॉब के लूज कर जाने को दिखाता है, कंपनी के बंद हो जाने को दिखाता है, लॉसेस को दिखाता है, और ह्यूमिलिएशन को दिखाता है। ये दिखाता है आपको कितना ह्यूमिलिएशन मिलेगा। इसमें आप में से किसी ने पूछना हो कि किसके आगे हम चलेंगे, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि D10 के अंदर जो दशमांसा का जो दसम भाव का स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बाद हम ये समझेंगे कि दशमांसा के दसम भाव के स्वामी की स्थिति प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक आने पर क्या स्थिति बनती है। सर इसमें जो ग्रह बैठेंगे उनको कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे 10th हाउस में अगर सूर्य बैठा है कन्या राशि का, तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे दशमांश कुंडली में? देखिए ऐसा है, पहले तो अभी ये आने वाला है, मैं सभी प्लैनेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारा आएगा पूरा, इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव बताया है। लेकिन इसके अभी आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि सूर्य जो है वो पावर पोजीशन अथॉरिटी का प्लैनेट माना जाता है। और जब भी वो दशमांसा के दसम भाव में अगर बैठता है तो आदमी को एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाता है, दूसरा वो अपना ही खुद के काम का स्वामी होता है, दूसरा अगर वो गवर्नमेंट में जाता है तो वो उच्च पदाधिकारी बनता है। अब ये है, इसमें एक बात और आपको ये देखनी होगी कि वो दशमांसा में जो सूर्य है वो नवमेश है, क्योंकि वो भृगु राशि में बैठा है, कन्या राशि के अंदर, तो नवम भाव का स्वामी है। तो सूर्य चूंकि नवम भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है तो वो एक तरह से व्यक्ति को निरंतर, सूर्य क्या है, ज्योतिषाम पति है, तो सूर्य के साथ में एक और बात है कि वो एजुकेशन का प्लेनेट माना जाता है। वो आदमी को जीवन पर्यंत एजुकेशन देता है, गाइडेंस देता है, अच्छे उसको गुरु मिलते हैं जो उसको सिखाते हैं और वो उसको अपने कार्य में अच्छा बनाते हैं। कोई भी वो कार्य करेगा उसको इस तरह से गाइडेंस मिलती रहेगी कि उसका कार्य बहुत अच्छा होता जाए। सर इसमें दृष्टियों को भी कंसिडर करना है, दृष्टि जो प्लैनेट्स की हाँ, दृष्टियों को भी कंसिडर किया जाता मतलब जैसे है, लग्न को देखते हैं वैसे ही। वैसे ही बिल्कुल जैसे D1 चार्ट को देखते हैं उसी तरीके से इसको भी देखा है। और किसी ने कुछ पूछना है? गुरुजी, एक तो इसमें जॉब के अंदर जिस तरह प्रमोशन होता है, कई बार जॉब के अंदर डिमोशन भी हो जाता है किसी कारण से। और प्राइवेट आप कंपनियों खुद में बताइए, आप खुद बताइए, पहले तो आपका प्रश्न का उत्तर आप ही खुद दे पाएंगे। डिमोशन और प्रमोशन ये किस तरह के ग्रह कराएंगे, आप बताइए। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि नहीं, डिमोशन तो गुरुजी जिस तरह 10th हाउस के अंदर कामकाज का घर है ये व्यक्ति का, जहां से रोजगार उसका सारा कुछ चलता है, अगर यहाँ पे राहु आ जाए या कोई मैलेफिक प्लेनेट यहाँ पर आ जाए तो वो व्यक्ति को अपने कैरियर के अंदर हार्डशिप या डिमोशन की तरफ इशारा कर सकता है, या प्राइवेट में। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। क्यों, कुछ प्रश्नों के ना स्टूडेंट्स के पास में खुद आंसर्स होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उनको एक दृष्टिकोण देने की जरूरत होती है। याद रखिएगा कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो डिमोशन कराते हैं, लेकिन अपनी दशाओं के अंदर। ये बात आपने और ऐड कर लेनी चाहिए कि जब कभी दशा खराब आती है या उन ग्रहों की दशाएं आती हैं जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। दूसरा, करेला नीम जड़ा देखा जाता है। करेला नीम जड़ा कैसे? अगर मेलेफिक प्लैनेट, जैसे आपने राहु का एग्जाम्पल दिया या पापी ग्रहों का एग्जाम्पल दिया, दशमांसा के दसम भाव में अगर ऐसा कोई ग्रह बैठा है और उस पर दृष्टि भी कोई मेलेफिक दे रहा है और ये दोनों ग्रह अगर दशा के अंतर्गत आ गए तो ऐसे आदमी को अपने रोजगार के छूट जाने का योग बनेगा। तो छूटना जो है, एक बात और होती है कि दशमांशा के दसम भाव से अष्टम भाव पंचम होता है। पंचम भाव हमारे दिमाग से किए गए कामों का भाव होता है। ये जो लोग सस्पेंड होते हैं, और पंचम भाव चूंकि हमारे दिमाग का है तो साथ में हमारा वो एक इंटेलिजेंस का भी है और इस तरह के बिहेवियर का भी है कि जब हम कोई काम ऐसा करते हैं अपनी मनमर्जी से, आदमी जो सस्पेंड होता है। देखिए, हमारा जो दिमाग है वही D10 का दिमाग है। D10 का दिमाग पंचम से आ रहा है।
D10 के दशमांशा से दसम भाव से वो अष्टम पड़ जाता है। उस दिमाग की गलती से जब हम कोई काम करते हैं किसी अपने को फायदा दिलाने के लिए या दूसरे को फायदा दिलाने के लिए, और वो बात जब मेलेफिक प्लैनेट्स कराते हैं तो हम दबंग होकर करते हैं और वो कल को छिप नहीं पाती। कल को जब वो निकल जाती है, जैसे कि पूजा सिंघल जो है, जो चीफ, वो जो कोल सेक्रेटरी थी झारखंड में, तो या वो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे जिसमें भी थी, छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से उसका छत्तीसगढ़ में सर। है, झारखंड नहीं झारखंड सर। झारखंड में थी। हाँ, मुझे झारखंड या छत्तीसगढ़ दोनों में से एक याद आ रहा है, झारखंड में थी। कोल माइन में थी ना सर। हाँ, कोल्स में वो थी। हेमंत सोरेन जो है वो उनके हाँ हाँ, जो शिबू सोरेन नाम है जो चीफ मिनिस्टर उसके। तो अब एक बात आप देखिए कि पूजा सिंघल ने एक कोल सेक्रेटरी होते हुए उसने जो आवंटन किया, जो नीलामी की, जो उसने कोल माइंस की, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रेगुलेटेड होता है, प्राइवेट पार्टीज को दिया जाता है, उसमें पैसा कमाया। तो अब ये पंचम भाव जो है वो दिमाग का भाव है। दिमाग में इस तरह का आइडिया उसके जॉब के अंदर आ गया कि मुझे ये काम करना है जिससे मुझे फायदा हो। इसीलिए उसके वहां से जो है, उसके सीए के वहां से करोड़ों रुपए निकले, 12-15 करोड़ कुछ था, ऐसा निकला। और फिर सीए ने भी बता दिया कि पूजा सिंघल का और दूसरे लोगों का है। तो आप एक बात देखिए, ऐसे में वो सस्पेंड हुई, अरेस्ट भी हुई, अभी उसकी बेल डिनाई हुई है। तो जगदीश जैन साहब, ऐसा होता है, ये दो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। पहला भाव आपका है दशमांसा का दसम भाव। दशमांसा के दशम भाव में जब तक कि कोई पापी ग्रह विद्यमान हो और पापी ग्रह देख रहे हो तो करेला नीम जड़ा, ये दो बातें एक साथ जो है वर्क करेंगी दशा के अंतर्गत। और पंचम भाव में भी अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट अगर बैठा हो, और पंचम भाव में चूंकि व्यक्ति ने स्वयं डिसीजन लेना होता है अपने रोजगार से के बारे में, अब वो डिसीजन जो है वो नेगेटिव ले रहा है, अपने फायदे का ले रहा है। तो ये चूंकि दशमांशा के दसम भाव का अष्टम पड़ जाता है, तो फिर ये बूमरंग करने के इसके चांसेस बन जाते हैं। गुरुजी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि 10th हाउस के अंदर मंगल पापी ग्रह है, लेकिन मंगल दिग्बली हो गया, और शनि भी इसका कारक होता है, तो कारक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने भाव को प्रोटेक्ट करने की। तो ये दो तो मतलब मेलेफिक प्लैनेट्स इनको कहेंगे हम, लेकिन दोनों इस भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी इनकी बैड इफेक्ट भी इस भाव के अंदर दिखाई नहीं दे रहा नहीं, लेकिन डायरेक्टली। मैंने ना जगदीश नाथ साहब आपको कारक के बारे में बताया था कि कारक जब तक स्वयं सुदृढ़ नहीं होता तब तक वो प्रोवाइड और प्रोटेक्ट नहीं करता। कारक वाले आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, उस वीडियो में ही मैंने बताया है और नोट्स में भी लिखा है कि जो कारक है उसका स्वयं का स्ट्रांग होना। अगर आप ये कहें कि मंगल का दिग्बली होना, दिग्बली एक षडबल का एक रूप है, मंगल अगर वहां पे दिग्बली है तो उसके सिर्फ दिग्बली हो जाने से, देखिए जनरल वीके सिंह का मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन है, वृश्चिक लगन के हैं। मंगल उनका लग्नेश है जो दसम भाव पे बैठा है, और दशमेश उनका सूर्य है जो उनके लगन पे बैठा है, यानी कि उन दोनों का राशि परिवर्तन। लेकिन जिस समय सूर्य और मंगल की दशा आई उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तक उनको डांट लगा दी, जब वो एज वाला उन्होंने एज के करेक्शन का उन्होंने मसला उठाया सरकार से। उसके बाद वो कोर्ट में तक गए, कोर्ट ने उनको फटकार भी लगा दी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये आपके लेवल के आदमी से हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगली बार अगर आपने ये किया तो हम आपको इसमें दंडित करेंगे। तो इतना स्ट्रांग उन्होंने बोला कोर्ट के फैसले में। तो सिर्फ दिग्बली होने से नहीं होता, जब सूर्य और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन हो गया तो दोनों ही दसम भाव पे माने जाएंगे। तो दसम भाव पे अगर दोनों के दोनों हैं तो दोनों ही दिग्बली है। लेकिन दिग्बली हो जाने से नहीं होता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो दशाएं हैं, दशाओं में वो कैसा आ रहा है। जैसे अगर वो मेलेफिक दशाओं के अंतर्गत अगर वो फंसे हैं तो जो प्लेनेट की जो क्रूरता है वो भी निकल के आती है। ये
ठीक है। इसका ये मतलब नहीं आ, होता कि अगर प्लेनेट, अगर मंगल अगर किसी का दिग्बली है दसम भाव में, तो क्या वो नेगेटिव काम नहीं करेगा? आप एक बात बताइए कि डी कंपनी का दाऊद इब्राहिम है, दाऊद कास्कर इब्राहिम डी कंपनी का मालिक है। आप क्या समझते हैं इतना बड़ा राज सिंहासन चलाना, मुंबई के माफिया से लेकर क्रिकेट के अंदर इतने बड़े सट्टीबाजी को चलाना और अरबों रुपये कमाना, क्या इस आदमी का क्या दिग्बली नहीं होगा प्लेनेट दसम पे, दशमांशा में, और राशि के दसम भाव पे? और क्या मंगल और सूर्य जैसा प्लेनेट नहीं होगा कि उसको जो है इंटरनेशनल फिगर है, वो इंटरनेशनली जाना जाता है? लेकिन हाँ, किसके साथ होगा? राहु के साथ होगा। अब ये सूर्य अगर दिग्बली भी हो राहु के साथ है तो ये खराब करेगा। मंगल दिग्बली भी हो लेकिन राहु के साथ हो या केतु के साथ हो तो खराब करेगा। इसीलिए मैंने कारक के, जिस समय मैंने आपको कारक समझाया था उस समय मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि कारक के स्वयं के सुदृढ़ होने, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठने, बेनिफिक प्लैनेट्स के द्वारा द्रस्त होने पर ही कारक जो है प्रोवाइड और प्रोटेक्ट कर पाता, अन्यथा नहीं कर पाता। हाँ प्रदीप, तब बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है और बार बार रिपीटिशन रिपीटिशन इतना पढ़ लिया है, तो क्या कभी कभी दिमाग से वो चीज निकल जाती है, तो हाँ इसलिए क्वेश्चन उठ जाते हैं। हाँ, नहीं वो तो कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं है। वो नहीं क्या नहीं होता है, कभी मालूम समय हम लोग को, पर वो कभी उस समय क्लिक नहीं करता है, तो हाँ, क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके नहीं लिए। लेकिन एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर स्टूडेंट से ही प्रश्न पूछ लिया जाए और वो खुद अगर उत्तर निकालने लगे, तो वो जैसे हमारे जगदीश देन साहब ने जो उत्तर दिया वो उत्तर पूर्ण रूप से सत्य उत्तर था, वही उत्तर मैं भी देना चाह रहा हूँ। सिर्फ हमें ये समझने की जरूरत है कि दिग्बली होना, जगदीश देन साहब, मैं आपके आपके जहन में एक बात डालना चाहता हूँ कि दिग्बली जो है ना, वो जो हमारे षटबल के अंदर जो 6 प्रकार से षटबल होता है, उसका सिर्फ एक बल को आप लेकर चलते हैं, सिर्फ दिग्बली को लेकर चलते हैं। आपको मालूम है वहां पे आस्पेक्टोरियल स्ट्रेंथ भी होती है, यानी उसको दृग बली कहते हैं। वह चेस्ट बल भी होता है जो कि रेट्रोग्रेडेशन से होता है या ग्रह के उत्तरायण होने से होता है, उसके नॉर्दर्नली कोर्स में आने से, मकर राशि से मिथुन राशि तक आने से। इसी प्रकार से नैसर्गिक बल भी होता है। वो दिग्बल तो सिर्फ उसका एक प्रकार है, 6 में से एक प्रकार है, 1/6 है। षडबल जो है वो 6 किस्म के बलों का, जैसे स्थान बल है, स्थान बल में केंद्र बल है, उच्च बल है, राशि का उच्च की राशि का बल है, स्थान बल में आता है। इसके अलावा दृग बल आता है, दृग DRI के, एस्पेक्टोरियल बल होता है, एस्पेक्ट की वजह से वो बल निकलता है। टेस्ट बल होता है, वो रेट्रोग्रेशन से निकलता है या ग्रह के नॉर्दर्नली कोर्स पे जाने से निकलता है। तो आप सिर्फ दिग्बल को लेकर नहीं पकड़ के बैठिए, क्योंकि वो गुरुजी, 1/6 है। ये जो 6 बल हैं, ये भी करा दो एक क्लास के अंदर इनका सारा का, क्योंकि इसका उससे एक कोर्स अच्छी। होगा, इसका एक कोर्स होगा, इसका एक अलग से कोर्स होगा। तो ये जो षटबल है ना, षटबल बहुत बड़ा विषय है। षटबल जो है वो 30 क्लासेस का विषय है। अब तो हम 27वीं, आज तो मैं आपको 27वीं क्लास पे लेकर आ गया हूँ। 30 क्लास का हमारा कोर्स है। इसमें अगर कुछ छूटेगा तो मुझे फिर आगे क्लासेस बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएंगी? मैक्सिमम जो है 2-3 क्लास बढ़ेंगी। तो हमें ये समझना है ना कि ये वाला कोर्स जो हमारा है ये बहुत वृहद कोर्स था, बिगिनर टू एडवांस। ये बेसिक टू एडवांस जो कोर्स है ये काफी बड़ा कोर्स है, जिसकी हम 27वीं क्लास में आज हम चल रहे हैं, और कल 28वीं क्लास होगी जिसमें आपका D10 तो जाके समाप्त होगा। आप सोचो। अ, इसमें गुरुजी जो कल जो क्लास थी, जो पीछे वाली दशा की, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई हो, अगर उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ और हाँ वो करते तो। अब आएगा एग्जाम्पल के लिए, वो अब लास्ट क्लासेस में एग्जाम्पल ही आपको कराऊंगा। सर, D1 चार्ट में भी और D10 में भी जैसे कंसिस्टेंट रहता है एक आदमी, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट है या फिर जॉब में भी जो कंसिस्टेंसी होता है, कोई गैप नहीं है, या फिर इनकम में भी एक कंसिस्टेंसी थ्रू आउट, एक एवरेज चल रहा है, कभी अप एंड डाउन ना हो।
सो वो सर कौन से हाउस में देखेंगे, कौन सा सिग्निफिकेंस होगा उसका? उसमें D1 चार्ट के अंदर 10th हाउस से दिखा जाता है जो राशि चार्ट है, और दशमांसा जो चार्ट है उसके अंदर सब लगन से देखा जाता है, दशमांसा के दसम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव से, जिसे दसम पद कहते हैं। ये 3 भाव बताते हैं कि आदमी कितना कंसिस्टेंट काम करेगा। कि जो प्रथम भाव है D10 का, वो हमें बताता है कि एक आदमी जब जॉब करता है तो उसका जॉब के प्रति कितना कमिटमेंट है और कितनी वो मेहनत करके अपने जॉब को सुधारना चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काम करने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और उनको नौकरी तो मिल जाती है लेकिन उनसे सारे के सारे अफसर परेशान रहते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते, यूनियनबाजी करते रहते हैं। तो उनका इसका मतलब दशमांसा का लगन उनका अच्छा नहीं है। फिर चूंकि दशमांसा का दसम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें देखा जाता है कि एक आदमी को कितनी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी ये सब मिलेगी, और ये चीजें मिलती हैं सप्तम भाव की वजह से दशमांसा के, जो कि पद प्राप्ति का भाव है। तो जब इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे आदमी की पद प्राप्ति होती जाती है वैसे वैसे उसकी पावर, पोजीशन बढ़ती जाती है राज समाज के अंदर या जॉब के अंदर या व्यापार के अंदर। ठीक है अंजलि? सर उस हिसाब से 7th हाउस ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ ना, क्योंकि आदमी अगर कंसिस्टेंट रहेगा पढ़ाई में भी या फिर जॉब में भी, तभी तो उसको 10th हाउस का प्रॉफिट मिलेगा। नहीं नहीं, इसमें देखो दशमांसा एक डिविजनल चार्ट है जो कि एक्सटेंशन ऑफ 10th हाउस ऑफ D1 चार्ट है। 10th हाउस ऑफ D1 का वो एक्सटेंशन पार्ट है, डिविजनल चार्ट है, तो इसलिए उसका लगन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बात बहुत जरूरी है। अब जैसे तुमने MBBS किया है, लेकिन अगर तुम जाके वहां नर्सों के साथ और डॉक्टर्स के साथ गप्पाजी करते रहो और पेशेंट को वेट करके रखो, और पेशेंट जो है चिल्ला रहा है, तुम उसको बोलो कि क्यों चिल्ला रहे हो, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तो ये क्या दिखाता है? ये तुम्हारे D10 का लगन, लगन की खराबी दिखाता है कि तुम्हारा कमिटमेंट अपने वर्क के प्रति लोअर है। उसी आदमी को अपने जॉब के अंदर मान्यता मिलती है जिसका जॉब के प्रति कंसिस्टेंट कमिटमेंट होता है। समझ में आ गई बात? जी हाँ। सर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या फिर शादी हो जाती है, फिर जॉब छूट जाता है, या फिर वापस से जॉब रिन्यू करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विमेन्स। हाँ। तो क्या 7th हाउस दिखेंगे D10 का, और D1 का 10th हाउस दिखेंगे? D1 का 10th हाउस ये बताएगा, D1 का जो 10th हाउस होता है उस 10th हाउस के बहुत स्ट्रॉन्ग ना होने से आदमी को, अगर उसका विवाह होने के बाद अगर वो काम को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब D1 का उसका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर D10 में अगर जाओगे तो D10 का प्रथम भाव भी उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तभी वो जिद नहीं कर रहा है अपने पति से कि मैं काम करूं, या उसको ऐसी सर्कमस्टांसेस मिल रही हैं। अगर सपोजिंग किसी के D10 चार्ट के अंदर जो 12th हाउस है, 12th का लॉर्ड अगर D1 लगना पे बैठ जाए D10 के, तो 12th हाउस क्या है? लॉस ऑफ जॉब है। 12th हाउस जो है हिडन एनिमीज है। ये भी एक हिडन एनिमी है कि अगर सास ससुर काम नहीं करने देते, हाँ। ये भी एक हिडन एनिमी है कि उसका पति उसको काम नहीं करने दे रहा। हिडन एनिमी टू व्हाट? हिडन एनिमी टू जॉब। Hidden enemy can not necessarily be a person with the sword. Hidden Yes. enemy can be a circumstance, and that circumstance can be created by the husband or the father-in-law, mother-in-law. So they become the hidden enemy. So that comes from the 12th house. तो 12th का जो लॉर्ड है वो अगर लगन पे बैठ जाएगा किसी के, D10 के लगन पे, तो वो उसके काम को रोक देगा। ओके सर, इट्स वेरी वेरी इन डेप्थ सर। मैं कंसिस्टेंसी में देख रही थी कौन से हाउस से देखूंगी, सो अपना थैंक यू हाथ सर फॉर नीचे द कर लेना, नॉलेज। हाथ नीचे कर लो। आप विशाल जी बोलिए। हाँ विशाल। गुरुजी, ये अगर अगर इसका लगन वर्गोत्तम हो नवमांशा का, तब क्या होगा? नवमांश नहीं, हम दशमांशा पढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब दशमांशा का अगर लगन वर्गोत्तम हो। हाँ, अगर लगन वर्गोत्तम होगा तो ये स्ट्रॉन्ग दशमांशा है। इसका मतलब है कि अगर उसकी राशि चार्ट में उसका लगन अगर स्ट्रॉन्ग है
तब ये लगन जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग तब वर्क करेगा D10 का। अगर उसका लगन अगर ठीक है, अगर D1 में राशि चार्ट में, और नवमांश और दशमांशा के अंदर भी वही लगन वर्गोत्तम है, तो उसका मतलब वो वीकनेस उसकी यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ये है, अगर वो स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग है, तो उसका मतलब ये आदमी काम में बहुत मेहनत करेगा, लेकिन उसको अगर मुश्किलात आएगी तो वर्गोत्तम लगन होने पर मुश्किल भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि 6, 8, 12 जो भाव है, छठे हाउस से जो राइवल्स कॉम्पिटिटर वो भी उतना ही बढ़ जाएगा, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। अष्टम भाव जहां से हिडन एनिमीज आते हैं वो भी उतना ही बढ़ जाएगा, और जो 12th हाउस है जहां से कि लॉस ऑफ जॉब आता है वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। ये तो इसका मतलब उसकी मुश्किलात भी उतनी बढ़ेंगी, और अच्छा आएगा तो अच्छा भी उसका उतना ही अच्छा होगा। ये हाँ, जगदीश जैन साहब बोलिए। विशाल तुलसियान साहब इसको हाथ को नीचे कर हाँ हाँ कर गुरु जी, मैं तो ये पूछ रहा था, इसका कारक कौन सा बताया था, या मेरे से लिखने में छूट गया, या आप भूल गए? कारक ये हर आपने बताया था ना, हर डिविजनल चार्ट का एक कारक होता है। हाँ, ये इसमें जो तो हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो कारक होते हैं वही होते हैं जो कि राशि चार्ट के दशमांशा के कारक होते हैं, यानी दसम भाव के जो कारक होते हैं। राशि चार्ट दस में बार दसम भाव का जो सूर्य है, 4 कारक होते हैं। कहाँ है सूर्य कस्टमर आपका? आनंद पावर का बोला कारक होता है। कि रात को आएगा विशाल आप कस्टमर। म्यूट कर लीजिए विशाल जी। जो कारक होते हैं, जो इसमें सूर्य हैं वो पावर के कारक हैं। जो इसके अंदर हम्म, जो शनि है वो कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क के कारक हैं। इसके अंदर हम्म, जो प्राइमरी कारक हैं बुध हैं वो स्मार्ट वर्क के कारक हैं, और मैनेजमेंट के कारक हैं, और व्यापार के कारक हैं। और इसमें जो गुरु हैं वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के कारक हैं। और मंगल इसमें सेकेंडरी कारक होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस के कारक होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर एंड एक्शन के कारक होते हैं। मतलब ये 5 कारक हो गए इसके। 4 प्राइमरी कारक होते हैं, 4 एक कारक हो एडिशनल गए, एक कारक, सेकेंडरी का, एक मंगल सेकेंडरी कारक। सेकेंडरी। मंगल इसका सेकेंडरी कारक है। ठीक ठीक। आप अगर थैंक देखें तो हर डिविजनल चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो D1 चार्ट में जो कारक होते हैं, जैसे नवमांशा का मैंने आपको कारक क्या बताया था, शुक्र। शुक्र। और वैवाहिक जीवन के लंबे चलने के लिए सुहाग का प्लैनेट गुरु। तो वही हम्म, आपका देखिए सप्तम का, D1 के सप्तम का कारक है, सप्तम भाव का कारक शुक्र है जी D1 के। जी। हम्म, तो नवमांशा का भी जो कारक होता है वो शुक्र होता है, और हम्म, लेडीज के लिए सुहाग का कारक गुरु है। गुरु है, तो जुपिटर। तो आप ये देखेंगे कि जो कारक वहां होते हैं वही कारक इधर होते हैं। जैसे सप्तांशा है, सप्तांशा मतलब पंचम भाव का एक्सटेंशन है, तो पंचम भाव का कारक गुरु होता है, तो सप्तांशा का कारक भी गुरु होता है। ये अच्छा, जिस तरह D16 के मतलब 2 कारक हैं, शुक्र और ये जुपिटर। D16 कहाँ से आ गया यहाँ पे? मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो। अब वैसे तो हमारे सिलेबस में 2 ही हैं गुरु जी, यहाँ पे D9 और D10। हाँ, D16 का मतलब होता है सोट सांसा। तो सोट सांसा का आप एग्जाम्पल देंगे ना तो बाकी स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम उसकी सॉरी बात सर। नहीं करेंगे हम। चलिए अब आगे का चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं। इसमें क्या है कि अगर D10 चार्ट का दसम का लॉर्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। D10 चार्ट का जो दसम भाव का लॉर्ड होता है, वो आपके प्रोफेशन और रोजगार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो प्रथम भाव पे बैठा है तो आदमी को बहुत फेम, नेम, रिकॉग्निशन दिलाता है, उसको बड़ा किंगली स्टेटस दिलाता है। उसको, ऐसे आदमी को दूसरा उसको किस तरह के प्रोफेशंस में उसको सफलता दिलाता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जैसे जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं। क्योंकि प्रथम भाव क्या है, आपके मशक्कत का, आपके शरीर के बलशाली होने का। तो जो जिम का इंस्ट्रक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट बनाता है क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को ठीक करता है। प्लास्टिक सर्जन बनाता है क्योंकि आपकी सुंदरता में वो बढ़ाता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बनाता है। तो आप क्या समझे कि D10 का दसम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव पे बैठेगा तो एक तो वो किंगली स्टेटस देगा,
वो आदमी को नेम फेम रिकॉग्निशन देगा, उसको जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बनाएगा, उसको जिम का इंस्ट्रक्टर बनाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, फिजियोथेरेपिस्ट बनाएगा, उसे प्लास्टिक सर्जन बनाएगा और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बनाएगा। ये सब आपके शरीर से संबंधित चीजें हैं। अगर D10 का 10वें भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठा है D10 में, तो व्यक्ति को फूड इंडस्ट्री में लेके जाता है, क्योंकि दूसरा हाउस क्या है, फूड का है, या फैमिली बिजनेस में लेके आता है। और द्वितीय भाव चूंकि वेल्थ का भी है, तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री में लेके आता है, व्यक्ति या फिर ऑर्नामेंट्स में डील करता है। मतलब इसका मतलब जो हम जो पहनते हैं, जो अंगूठियां पहनते हैं या लेडीज जो गहने पहनती हैं, उससे संबंधित इंडस्ट्री में वो लेके आता है। और या फिर ऐसे प्रोफेशन में लेके आता है जहां पर स्पीच की आवश्यकता होती है, यानी बोलने की आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन की, जैसे सेल्समैनशिप या टीचिंग। D10 का 10वें भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठता है, तो वो ऐसे प्रोफेशन में लेके आता है जिसमें काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, और काफी, चूंकि थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का भी है, तो ट्रैवलिंग उसका पार्ट ऑफ जॉब होता है। तो उसका जॉब इस तरह का होता है जिसमें काफी ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। दूसरा, चूंकि मार्केटिंग भी थर्ड हाउस से देखी जाती है और मीडिया मार्केटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, तो इस तरह का उसे फ्रेंचाइजी बनाता है जो कि मीडिया मार्केटिंग में अच्छा करता है। और चूंकि थर्ड हाउस जो है जिमिंग का भी है, स्पोर्ट्स का भी है, और उस तरह के जॉब्स का है जहां फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, तो D10 का 10वें भाव का स्वामी तृतीय भाव पे बैठता है, तो आदमी को इस तरह के जॉब्स में लेके आता है जहां पे स्पोर्ट्स हो या जिम हो या ट्रांसफरेबल जॉब्स हो। D10 का 10वें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में होता है, तो चौथा भाव चूंकि राजकोषी का भाव है, तो ऐसे आदमी को पॉलिटिकल कैरियर मिलता है, क्योंकि यह क्राउनिंग ग्लोरी का या कॉरोनेशन का या राजकोषी का भाव है। ऐसा आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, वो राजगद्दी पे बैठता है या ब्यूरोक्रेट बनता है, उसे अपने होम लैंड चूंकि यहीं से चौथे भाव से देखा जाता है, तो उसे अपनी मातृभूमि में उसको बहुत सफलता मिलती है। वास्तु का काम वो कर सकता है, क्योंकि चौथे भाव से हम भूमि देखते हैं और मकान देखते हैं, तो वास्तु का, रियल एस्टेट का काम वो कर सकता है। चूंकि चौथा भाव जो है रॉयल थ्रोन के रूप में जाना जाता है, राजगद्दी के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा आदमी चाहे हॉस्पिटैलिटी के ट्रेड में हो या किसी और दूसरी इंडस्ट्री में हो, तो वो अपने आप को इतने बड़े लेवल पे ले जाता है कि उसे राजकोषी का अनुभव होता है। जैसे मुकेश अंबानी है, जैसे विप्रो के जो है चेयरमैन हैं, या इसी तरीके से नारायण मूर्ति, और इसी तरह से बहुत से लोग जो आप देखते हैं कि टॉप लेवल पे जाते हैं, तो वो लोग जो हैं चौथे हाउस में, उनमें दशमांसा का 10वें भाव का स्वामी बैठता है। अब 10वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठेगा, तो यह हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, एजुकेशन रिलेटेड विद किड्स है, तो इन सब कामों में आदमी को ले जाता है। यानी कि वो क्रिएटिव काम करता है, जैसे लेखन का या मूवीज मेकिंग का, इस तरह की क्रिएटिविटी का काम करता है। कोई प्रोडक्ट को डेवलप करता है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करता है। बच्चों से संबंधित कोई एजुकेशन का काम करता है, यानी कि स्कूल खोलता है, या स्कूल में यूनिफॉर्म सप्लाई करता है, या एजुकेशन की बुक्स को सप्लाई करता है, या कोई इंटेलिजेंस का काम करता है, जैसे कि कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंसी के काम जो है वो माइंड की इंटेलिजेंस के काम है। जब ये बहुत अच्छा नहीं होता, यानी कि दशमांसा का 10वें भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो और पापी ग्रहों के बीच फंस गया हो, पापी ग्रहों से ग्रस्त हो, तो ये जॉब को, मैंने जैसे बताया था कि 10वें भाव से ये अष्टम पड़ जाता है, तो ये जॉब को खराब कर देता है। यानी ऐसे आदमी के जॉब को टिकने नहीं देता एक जगह पे, और एक काम को वो कंटिन्यू काम को नहीं करने देता, तो यहाँ पे वो नेगेटिव प्रभाव देता है। दशमांसा का 10वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठता है,
तो व्यक्ति को जो पैसा मिलता है वो छठे से मिलता है। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, यानी शत्रु का है। तो रोग के लिए क्या है, वो व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा। रिपु शत्रुओं से आप कब जीतते हैं, जब आप लॉयर बनते हैं। लॉयर जो है आपको शत्रु से जिताते हैं, तो लॉयर बन जाएगा। ऋण के लिए आप जो है बैंकर बन जाएंगे, आप लोन्स में डील कर रहे होंगे, फाइनेंसर बन जाएंगे। छठा हाउस जो है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, तो छठे हाउस से अगर आप एम्प्लॉय प्रोवाइडर होते हैं, यानी आप प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, तो भी छठे हाउस में दशमांशा का दसम भाव का स्वामी बैठता है और प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक बनते हैं। दशमांशा का दसम भाव का स्वामी अगर 7th हाउस में बैठता है, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ को बताता है कि आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप में करेंगे। आपकी डेली सेल परचेज को वो दिखाता है, रिटेलिंग को दिखाता है कि दैनिक रूप से आप कितना प्रतिदिन कमा रहे हैं। दशमांशा के दसम भाव का सप्तम में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह दसम से दसम होकर भावात भावम न्याय के अनुसार ये पद प्राप्ति का भाव बन जाता है। यानी ऐसा दसम पद जिसको कहते हैं, दसम पद बनने के वजह से ये गवर्नमेंट के अंदर या एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आदमी को सीईओ या बड़े ओहदों पे लेकर जाता है। दशमांशा का दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा है, तो ये खराब हो जाता है। ये कैरियर के अंदर में अच्छा नहीं दिखाता, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की तरफ को दिखाता है, अचानक होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं उसके कैरियर को प्रभावित करते हैं। दूसरा, ये डिले कर देते हैं कैरियर के सेटलमेंट। जैसे कैरियर का सेटलमेंट हो जाना चाहिए 22, 23, 24 साल में, ऐसे आदमी का कैरियर का सेटलमेंट 29, 30, 31 साल में जाके होता है। डिलेड कैरियर सेटलमेंट होता है। ऐसा आदमी ऑडिटिंग का काम कर सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, या रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ऐसे कामों में वो व्यक्ति काम करता है जो छिपाव में काम करते हैं, जो छिप के काम करते हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, ये छिपाव में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी प्रकार से ऐसा आदमी माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग वर्क में भी काम कर सकता है। ऐसा आदमी साइंटिस्ट बन सकता है, ऐसा आदमी खोजी बन सकता है, रिसर्चर बन सकता है, ऐसा आदमी अच्छा ट्रॉमा सर्जन बन सकता है। यानी ट्रॉमा सर्जन का मतलब है कि ऐसा आदमी जो ट्रॉमा वाली स्थितियां होती हैं उनमें वो सर्जन बन सकता है। ऐसा आदमी जो है वो टेक्निकल टर्मिनल इलनेसेस वाली जो मेडिसिन के जॉब्स होते हैं, फार्मा कंपनीज होती हैं, उनमें काम कर सकता है। कैंसर स्पेशलिस्ट हो सकता है, ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है, यानी कि ऐसा आदमी कैंसर स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। अगर ऐसा दशमांशा का दसम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में होगा, तो ऐसा आदमी टीचर बनेगा, गाइड बनेगा, काउंसलर बनेगा, ट्रेनिंग करने वाला बनेगा, ट्रेनर बनेगा, कंसल्टेंट बनेगा, धार्मिक लीडर बनेगा। यानी कि ऐसा आदमी लीडरशिप के काम करेगा धर्म के क्षेत्र में। अब अगर दसम भाव का स्वामी अगर दशमांशा के दसम भाव का स्वामी अगर दसम भाव पे ही बैठा हो, यानी कि स्वग्रही होके बैठा हो, तो ऐसे आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलता है। वो काफी बड़े रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करता है, या ऐसा आदमी पॉलिटिकल वर्कर बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह इस तरह का बन सकता है। दशमांशा का दसम भाव का स्वामी अगर 11th हाउस में होता है, 11वें भाव में होता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन दसम भाव की मानी जाती है, दशमांशा के दसम भाव की। तो ऐसे आदमी को फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशन फुलफिलमेंट होता है, यानी ऐसे आदमी को अपना एम्बिशन पूर्ण होता है। वो जो अपनी एस्पिरेशंस उसके जीवन में होती हैं,
क्या वो बनना चाहता है, क्या वो करना चाहता है, उन चीजों को वो अचीव करता है। इसी प्रकार से ऐसे आदमी अपने करियर में बहुत सफल होते हैं। उनकी जो है सभी विशेष करियर को लेकर पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से ऐसा आदमी जो है क्लब्स में काम कर सकता है, होटल्स में काम कर सकता है, वो ऐसे एलीट सोशल सर्कल्स में काम कर सकता है। जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर जिमखाना क्लब है, जहाँ की लेफ्टिनेंट जनरल्स जनरल्स और जो है आईएएस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। इस जगह पे वो काम कर सकता है जहाँ पे एलीट सोशल सर्कल है। 11th हाउस से गेन, उसका जो प्रोफेशन होता है वो बड़ा गेनफुल होता है। यानी कि दशमांसा के दसम भाव का स्वामी 11वें में होगा तो उसको गेनफुल प्रोफेशन में लेकर आएगा। अब दशमांसा का दसम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में अगर बैठेगा तो 12वें भाव में बैठने से उसको चेंज जरूर होगा करियर में। दशमांसा का दसम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। वो चेंज ऐसा हो सकता है कि ऐसा आदमी कपड़े का व्यापारी हो, वो कपड़े का काम छोड़कर वो मोबाइल का काम शुरू कर दे, वो कार की डीलरशिप ले ले, प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दे। यानी जो भी वो काम कर रहा है उस काम से बड़ा चेंज लेकर वो आता है। इसका मतलब है कि दशमांसा का दसम भाव के स्वामी का जो 12वें भाव में बैठने से आपको इस तरह के प्रभाव मिलते हैं। कई बार आप देखते हैं कि एक इंजीनियर था एक व्यक्ति, इंजीनियरिंग के बाद वो कंस्ट्रक्शन के काम में आकर बिल्डर बन गया। इसी प्रकार से दशमांसा के दसम भाव का स्वामी के 12वें में आने से आदमी जेल सुपरिंटेंडेंट बनता है या हॉस्पिटल्स खोलता है या हॉस्पिटल्स के अंदर वो इंचार्ज होता है या विदेशों में जाके काम करता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर होता है। अगर दशमांसा का दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव के अंदर सुदृढ़ होके बैठा हो, यानी कि स्ट्रांग होके बैठा हो, तो ऐसा आदमी एक्सपोर्टर इंपोर्टर होता है या विदेशों में जाके काम करता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट ये है कि दशमांसा में के दसम, ये आपको इसमें दशमांसा के दसम भाव के मैंने आपको 12 जगह पे बताया। कुछ आपने पूछना हो आप में से तो इसमें पूछ लीजिए। इसके बाद फिर हम प्लैनेट्स, दशमांशा के दसम भाव में प्लैनेट्स, जो विशाल तुलसियान साहब पूछ रहे थे कि वो, ये प्रमोद मालपानी साहब पूछ रहे थे कि सूर्य अगर बैठा होगा तो क्या होगा। अब हम उस पे आने वाले हैं। सर 10th हाउस का जो दशमांश का जो 10th हाउस का लॉर्ड है, अगर 9th में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? मैंने आपको बताया था ना कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठेगा तो ऐसा आदमी टीचर बनता है, प्रीचर बनता है। ऐसा आदमी जो होता है उसको इस तरह का काम मिलता है जो कि काम, जिस काम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क होता है, ट्रेनर होता है, काउंसलर होता है, कंसल्टेंट होता है, रिलीजियस लीडर होता है, टीचर होता है, गाइड होता है, पैटर्न होता है, इस तरह का। सर ये सब नोट्स में डाल रहे हैं ना सर आप? मैंने लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं लिखा। और एग्जॉल्टेड और डेविएटेड अगर आ जाए उसमें सो क्या होगा सर? ऐसा होता है, देखो अंजलि, अगर प्लैनेट अगर उच्च का होता है और उस भाव से आने वाले जो सिग्निफिकेशंस मैंने बताए हैं पॉजिटिव रूप से, वो पॉजिटिव जो हैं उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर वही ग्रह अगर नीच का होता है या एनिमी साइन में होता है तो काम तो वही करता है, उसी काम को करता है, लेकिन उस काम को अच्छे रूप में नहीं करता। जैसे कहने का मतलब एक आदमी टीचर बन जाएगा लेकिन बहुत रद्दर टीचर बनेगा। जैसे दशमांसा के दसम भाव का स्वामी 9th में बैठा है और नीच का है, तो क्या होगा कि ऐसा आदमी टीचिंग तो करेगा लेकिन उसके स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सर स्टूडेंट्स ये जो है, ऑन्कोलॉजी, सॉरी सर आप बोल रहे थे। ऐसा है कि अगर वो दशमांसा का दसम भाव का स्वामी अगर ये नवम में बैठ के नीच का हो गया अंजलि के प्रश्न के अनुसार, तो क्या होगा कि ऐसा आदमी कितना भी मेहनत करेगा तो उसको एज ए टीचर एस्टैब्लिशमेंट नहीं मिलेगा। उसके स्टूडेंट जो है प्रमोद मालपानी साहब उसको
एक भी शब्द नहीं लिखेंगे व्हाट्सएप पे प्रशंसा में। अंजलि लिखेगी तो दूसरे तरीके से लिख देगी, सर जिससे मैं तो उनको डायरेक्टली लिखती हूँ आजकल सर। हाँ, तो सर इसका लंबे जो है लंबे ना, लिख रही हूँ। सर अच्छा आप जो पढ़ा रहे हैं ना सर, उसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? प्रशंसा तो बहुत छोटी है। नहीं, वो प्रशंसा के बेसिस पे ही तो हमारे सर को इसको बटरिंग कहते हैं, ये जो बताया अभी। प्रशंसा के बेसिस पे ही तो हमारे को सुनील जी पेमेंट देते हैं। नहीं सर, मैं प्रशंसा बहुत छोटी है सर, मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो वो प्रशंसा से बढ़कर है, या आप उससे प्रशंसा से बढ़ के कुछ आपको कीजिए। आप प्रशंसा नहीं लिखते, इस वजह से सुनील जी मेरी पेमेंट काट लेते हैं। तो अरे तो फिर लिख देता सर हूँ। हाँ सर अभी जो मेरा सर राजपोशी का आ गया ना, ऑन्कोलॉजी में आया सर, ना साइकेट्री में आया सर, फोर्थ हाउस में आ गया, और वो भी डेबिलिटेड आ गया सर। तो मैं हाँ, क्या बोलूंगी? तो डेबिलिटेटेड होने का मतलब ये होता है कि वो राजकोषी नहीं देगा। वो जो है वो क्या कराएगा कि डेबिलिटेटेड होकर चौथे भाव में आया है, तो वो अपना खुद का, चूंकि ये होम है, अपने खुद के घर में आदमी क्लिनिक शुरू करेगा, अपने खुद के घर में आदमी नर्सिंग होम शुरू करेगा। विवाह के बाद उसको पति के द्वारा ये सहूलियत मिलेगी कि मैं नर्सिंग होम खोल देता हूँ, 300 बेडेड, 300 बेड का। सर ऐसा नहीं हो सकता। सर ये आपने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया? विवाह के बाद ये तो नाइन्थ हाउस देखना पड़ेगा सर, और सेवेंथ हाउस देखना पड़ेगा। तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, तो जब तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो तुम खुद ही समझ जाओ, 300 नहीं होंगे तो कम से कम 30 बेडेड तो होगा नर्सिंग होम। सर आपने अंबानी का एग्जांपल दे दिया, मैं खुश हो गई। जब देखा तो सर डेबिलिटेड होके बैठा है सर। अच्छा, और एक बात और बता दूं कि दशमांसा में जो ग्रह डेबिलिटेटेड होता है, जो भी ग्रह डेबिलिटेटेड होता है दशमांसा में, उस ग्रह की दशा में आदमी सबसे ज्यादा उन्नति करता है। जैसे मेरे दशमांसा के अंदर बुध जो है डेबिलिटेटेड है, तो मैं कम्युनिकेशंस में बहुत मेहनत करता हूँ, राइटिंग वर्क में बहुत मेहनत करता हूँ। जो भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है, संजय रथ साहब ये कहते हैं कि दशमांसा में जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है, नीच का ग्रह होता है, उस दिशा में आदमी सर्वाधिक मेहनत करके अपना नाम कमाता सर मेरा भी बुद्धि डेबिलिटेड है, है। सो बुद्ध डेबिलिटेड, कम्युनिकेशन में करना पड़ेगा सर। कम्युनिकेशन में मेहनत करनी पड़ेगी तुमको, और तुमको राइटिंग वर्क में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इन दोनों क्षेत्रों में स्वतः काफी मेहनत करता हूँ। मैं एक अकेला शिक्षक हूँ एस्ट्रो पाठशाला का, जो कि नोट्स देता है अपने स्टूडेंट्स को। तो मेहनत करता हूँ ना, 5-6 घंटे 2-3 दिन में मेहनत करता हूँ ना नोट्स बनाने में। तो हमेशा जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है, वो अपने क्षेत्र के अंदर आदमी को उन्नति देता है। हाँ, नेहा बोलो, नेहा बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें सारे आएंगे ना सर, D10 D9, हाँ, क्योंकि सब मैंने आते हैं, अभी पाराशर लाइट में आता है, D10 वगैरह सब आते हैं। और सर जैसे D1 का और D9 का किसी का, जैसे मेरे हस्बैंड का वर्गोत्तम है, हम्म। सारे ग्रह सेम वही है, हम्म। उससे सेम लगन है, तो हम्म। वो भी अच्छा रहता है करियर के लिए। काफी अच्छा होता है, उनको बताना मत, वरना वो कहेंगे कि भाई जब इतने अच्छे ग्रह हैं, तो फिर मैं कटरीना कैफ की तरफ जाता हूँ, जब ग्रह इतने अच्छे हो गए तो। मेरे कहने का मतलब है, अपने हस्बैंड को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे ग्रह तो जो है फिल्मी स्टारों की तरह से। हाँ, अंजलि सर कुछ कह रहे थे क्या? हाँ। सर ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अगर एक ही दिन में होता है कुछ लोगों का कुंडली में, या फिर मान लीजिए ओनली चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, तो क्या ग्रहों का बलाबल कम हो जाता है? हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए, अब हमने जो अभी तक हमने समझा है, वो क्या क्या समझा है मैंने आप लोगों को बताया। नंबर 1 आपको जो समझाया था, वो ये था कि जो दशमांसा के किस भाव से क्या निकलता है, पहला। और दूसरा मैंने आपको समझाया था कि दशमांसा के दसम भाव का स्वामी पहले से लेकर 12वें भाव तक किसी भी भाव में जब वो बैठता है तो उसका क्या फल होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रहों का फल। सूर्य अगर दशमांसा के दसम भाव में अगर बैठता है,
10th हाउस को इम्पैक्ट करता है तो ऐसे आदमी को फेमस होने का बनता है। तो सरकार से और अपने रिश्तेदारों से जो लोग भी उसके जान पहचान के होते हैं, उससे उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको लोग पसंद करते हैं, लोग उसको जानते हैं, उसके वर्क एरिया को जानते हैं और उसके वर्क एरिया के बारे में प्रभावित होते हैं। रिकॉग्निशन गुड होगा या बैड होगी, ये बात इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्य कमजोर है या बली है। यहाँ दिग्बली को देखना नहीं होता है, यहाँ पे ये देखना होता है कि सूर्य जो है किस राशि में बैठा है। सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कैसा बैठा है, 6-8-12 में तो नहीं बैठा, उसका डिस्पोजिटर कमजोर तो नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाता है। अगर सूर्य खराब होता है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है। अगर दशमांश के 10वें भाव में अगर सूर्य बैठा हो और वो कमजोर हो तो ईगो देता है, राजाओं की तरह ओवर कॉन्फिडेंस देता है। अगर बैलेंस बैठता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाता है, अन्यथा गुस्सैल बनाता है। अगर ये वीक होता है तो वर्क एरिया में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस आती हैं और ईगो का टकराव होता है। वो फिर ऑर्डर्स को, दूसरों के ऑर्डर्स को नहीं सुनता है। सूर्य जो है वो पिता को भी इन्फ्लुएंस, चूंकि पिता को भी बताता है, तो सूर्य के बैठने की वजह से एक व्यक्ति को पिता के द्वारा गाइडेंस और मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो प्रोफेशन में होता है उसमें पिता का भी रहता है। वो सभी काम जब करते हैं तो उन सभी कामों के बीच में थोड़ा ईगो का टकराव आता है, सूर्य के दशमांशा के 10वें भाव में सुदृढ़ ना होने से। और अगर वो सुदृढ़ होगा तो बड़ा किंगली स्टेटस देता है। ईगो तो देता है जरूर, लेकिन साथ ही साथ ईगो के अलावा वो व्यक्ति को एक ताकत भी, एम्पावरमेंट भी। अब चंद्रमा अगर दशमांशा के 10वें भाव में बैठेगा तो चंद्रमा चूंकि लिक्विड का कारक है, माँ का कारक है, मन का कारक है, फूड का कारक है, यानी भोजन का कारक है, ऑर्नामेंट्स का कारक है, तो वो आदमी को वर्क एरिया में बहुत पैशनेट बनाता है। यानी कि ऐसा आदमी वर्क को लेकर बहुत पैशनेट होता है और ऐसा आदमी को इमोशनल अटैचमेंट अपने काम से बहुत होती है। वो चंद्रमा से संबंधित काम ऐसा आदमी कर सकता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है वो चंद्रमा से आता है, डेयरी प्रोडक्ट का जो काम होता है वो चंद्रमा से आता है, रेस्टोरेंट का काम चंद्रमा से आता है, मर्चेंट नेवी का काम चंद्रमा से आता है, पब्लिक रिलेशंस का काम चंद्रमा से आता है, सेक्रेटरी का काम चंद्रमा से आता है, काउंसलर्स का काम चंद्रमा से आता है, और चंद्रमा सेल्स लोग का काम भी देता है और अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, साइकोथेरेपिस्ट बनाता है, अच्छा वो बनाता है, मेडिटेशन, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी, इन सब में देता है। और आदमी को थोड़ा चंद्रमा 10वें भाव के, दशमांशा के 10वें भाव में बैठकर आदमी को मूडी बना देता है। वो एक्सट्रीम एंड ऑफ इमोशंस पे काम करता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में माँ का इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है। आज मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा के दशमांश के 10वें भाव में बैठने से क्या प्रभाव होता है बताया है। बाकी ग्रहों का प्रभाव मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा।